मैं रिकॉर्डिंग पे चला गया हूँ जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको पावर उस पे लगा रहा हूँ स्लाइड शो पे। द फ्लोर इज यस सर। योर्स जनाब। गालिब का तो माइक हमेशा खराब ही रहता है, तो लेकिन कोई एक और आदमी अटेंडेंस लेके मुझे प्लीज बाद में भेज दे ग्रुप के ऊपर जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है स्टेनलेस स्टील और एंड इट्स यूजेस। सबसे फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील की को डेफिनेशन से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील और हमारा जो रेगुलर प्लेन स्टील होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा प्लेन स्टील होता है वो बिल्कुल भी करोजन रेजिस्टेंट नहीं होता, यानी कि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं जो जो करोजन से रेजिस्ट करवा सके। और वो उसमें जो कॉम्पोजिशन होती है वो आयरन और कार्बन की होती है, जबकि स्टेनलेस स्टील होता है जो हमारे पास वो करोजन रेजिस्टेंट होता है प्रॉपर्ली। एक आयरन का एलॉय है, उसके अंदर क्रोमियम के भी कुछ परसेंटेज होती है, यानी क्रोमियम की सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है, जो कि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है क्रोमियम के अंदर के जो है वो उसको करोजन से रेजिस्ट करवाती है और हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज भी इंट्रोड्यूस करवाती है इसके अंदर। स्टेनलेस स्टील को हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते क्यों हैं, इसके अंदर जो है स्टेनलेस स्टील के अंदर एक जो होती है इसकी सरफेस के ऊपर एक कोटिंग होती है जो कि नेचुरली क्रोमियम रिच ऑक्साइड होता है, फिल्म उसकी सरफेस के ऊपर होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करवाती है करोजन जो मटेरियल होता है, कोरोसिव मीडिया जो होता है। और ये अगर लेयर डैमेज भी हो जाए तो ये सेल अपनी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिपेयर हो जाती है। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये वाली जो स्लाइड थी ये पर्टिकुलरली जो है ये थोड़ी एडजस्ट की थी मैंने, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेज डायग्राम स्टेनलेस स्टील को की कॉम्पोजिशन को समझने के लिए हम लोग जो है फेज डायग्राम यूज़ करते हैं प्रॉपर्ली इसको समझने के लिए। इसके अंदर जो है जो नीचे जो इसके अंदर जो है जो सिग्मा फेज जो होता है वो ब्रिटल फेज होता है, जो इसको हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं हर हालत में, क्योंकि हमें ब्रिटल नहीं चाहिए स्टेनलेस स्टील। और अगर हम लोग क्रोमियम कंटेंट अगर इसका 12.7% से हायर होगा तो ये फेरेटिक रीजन में आ जाएगा, यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील हमें मिलेगा। और अगर 12% से लोअर होगा तो हमें ऑस्टेनेटिक जो है वो स्टेनलेस स्टील मिलेगा। और राइट सर आगे। हाँ, स्टेनलेस स्टील जो है किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है हमारा पूरी सारी दुनिया में, इसके कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। स्टेनलेस स्टील जो 7 स्टेप्स हैं यहाँ पे, जिसमें मेल्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स है, रिमूवल ऑफ एक्सेस कार्बन है, और यहाँ पे इसकी ट्यूनिंग की जाती है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो उसके अंदर जो है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी भी है, क्योंकि इसमें एक डायग्राम है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सर नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके सबसे पहले जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसमें मेटल्स होते हैं हमारे पास, क्रोमियम होता है, हमारे पास निकल होता है, हमारे पास जो है मोलिब्डेनम होता है। इन सब ये और कुछ मेटल्स होते हैं, इनको हम लोग जो है मेल्ट करवाते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होता है उसके अंदर मेल्ट करवाते हैं, ताकि हम जो है इसको एक इनके मेल्टिंग पॉइंट तक मेल्ट करवाते हैं। और ये प्रोसेस थोड़ा सा जो है लेंथी होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसके अंदर फिर हम लोग स्लैग को रिमूव करवाते हैं और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज पे लेके आ जाते हैं, जो कि हमारे पास जिसमें हम लोगों को एक्सेस कार्बन को रिमूव करवाना होता है स्टेनलेस स्टील में से। और ये सारा प्रोसेस जो होता है ये एक AOD सिस्टम होता है, जो कि आर्गन ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग एक्सेस जो होता है हमारा कार्बन उसको रिमूव करवाते हैं। और ये रिजल्ट करता है हमारे पास जो 2 वेरिएंट्स आएंगे इसके अंदर, या तो स्टैंडर्ड स्टील आएगा या फिर जो है लो कार्बन स्टील आएगा। डिपेंड करता है हमने कितनी जो है इसमें से कार्बन कंटेंट को रिमूव करवाया है और हमें कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस चाहिए फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। सही है। और इसके बाद जो है जब ये हो जाता है तो इसकी हम लोग ट्यूनिंग करते हैं और स्टीयरिंग करते हैं, लेकिन ये भी मोल्टन फॉर्म के अंदर ही होती है। हम लोग स्टीयरिंग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो है ना यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है हमारे स्टेनलेस स्टील के अंदर, और ताकि जो है स्टेनलेस स्टील जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए।
फिर उसके बाद उसकी फॉर्मिंग की जाती है। फॉर्मिंग करने का मकसद ये होता है कि जो है हमें जो है उसको प्रॉपर हमें जो रिक्वायर्ड शेप्स होती हैं, अगर हम लोगों को बिलेट्स बनाने हैं या फिर वो रॉड्स या ब्लून्स के फॉर्म में अगर उसको बनाना है, तो हम लोग जो है इसकी फॉर्मिंग करते हैं मैकेनिकल डिफॉर्मेशन के थ्रू। उसमें यूजली हॉट रोलिंग की जाती है। फिर उसके बाद जो है हीट ट्रीटमेंट करवाई जाती है ताकि उसकी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अल्टर किया जा सके, और यूजली अनीलिंग करवाई जाती है इसकी। फिर फाइनल प्रोसेसिंग में ये होता है कि हम लोग जो है इसको, अगर हम लोग को कटिंग करवानी है, शेपिंग करवानी है कि हमें प्रोडक्ट किस तरह का चाहिए, तो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट में ले आते हैं। फिर उसकी सरफेस फिनिशिंग की कराई जाती है कि ग्राइंडिंग होती है, तो हम लोग उसको इसकी सरफेस इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए और उसके अंदर स्मूथनेस लाने के लिए हम लोग जो है सरफेस फिनिशिंग करवाते हैं। अच्छा, कुछ टाइप्स भी होती हैं स्टेनलेस स्टील की, जो कि सिर्फ यही हैं कि हमने इसको, वैसे तो ग्रेड्स होते हैं बहुत सारे स्टेनलेस स्टील के, वो मोर देन 100 होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो मैंने इसको लेकिन यहाँ पे टाइप्स के अंदर जो है वो कर दिया है। इसके नाम बस इसलिए दिए गए हैं कि वेरी करता है कि कितना जो है परसेंटेज है इसमें क्रोमियम और निकल का, या दूसरे परसेंटेज मेटल के, इसलिए इसलिए इन लोगों के ये नाम दिए गए हैं। ऑस्टेनेटिक स्टील स्टेनलेस स्टील ये होता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाने वाला स्टील है, जिसके अंदर 18% जो होता है क्रोमियम होता है और 8% जो होता है निकल होता है। फेरेटिक जो दूसरी टाइप है, इसके अंदर 12 to 18% क्रोमियम होता है और ये लो कार्बन होता है। ड्यूप्लेक्स जो है हमारे पास हाई क्रोमियम होता है, इसके अंदर 18 to 28% क्रोमियम होता है, और जो है 4.5 to 8% जो है हमारे पास निकल होता है। और मार्टेंसिटिक जो स्टेनलेस स्टील होता है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्टील है। मतलब जो सबसे पहले जो यूज़ किया गया था वो स्टील जो है स्टेनलेस स्टील, वो मार्टेंसिटिक था, जिसके अंदर 12% to 18% जो है क्रोमियम होता था, और यूजली कटलरी वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता था। और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग जो है ये सेमी ऑस्टेनेटिक और मार्टेंसिटिक की कैटेगरीज में आ जाता है, और इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, इसके अंदर हार्डनेस भी होती है, और इसको जो होता है हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस से अचीव किया जाता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, हम लोग स्टेनलेस स्टील यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसे क्या बेनिफिट्स दे रहा है स्टेनलेस स्टील जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। स्टेनलेस स्टील जो होता है जितने भी स्टेनलेस स्टील होते हैं वो सारे करोजन रेजिस्टिव होते हैं, और हम लोग डिफरेंट ऐसी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें इससे बचाना होगा करोजन से या रस्ट से, तो हम लोग स्टेनलेस स्टील वहाँ यूज़ करते हैं। तो ये एक बेनिफिट है जो यूज़ करने का। ये लो और हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये ईजी टू फैब्रिकेट है, हम लोग उसकी मशीनिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं और फॉर्मिंग भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो ये ईजिली फैब्रिकेशन हो जाती है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है, और हाइजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी एक बेनिफिट है कि इसमें ये ज़्यादातर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर फूड स्टोरेज या रेस्टोरेंट्स या किचन्स वगैरह में जो है ना ये यूज़ होता है, क्योंकि इसकी हाइजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, और एक एस्थेटिक अपील देता है आर्किटेक्चरल जगहों पे या फिर ऐसी जगहों पे भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट स्लाइड। हर मेटल का या हर चीज़ का कोई ना कोई कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स ज़रूर होते हैं, तो इसी तरह स्टेनलेस स्टील के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। स्टेनलेस स्टील हर जगह नहीं प्रोड्यूस हो सकता, क्योंकि स्टेनलेस स्टील को जो है रिक्वायर होता है कि जो है बहुत सारी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी मशीन्स चाहिए होती हैं, और उसको कोई प्रॉपर टेक्निक्स के थ्रू जो है इसको फैब्रिकेट किया जाता है, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, और वेल्डिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है इसके अंदर जो है वेल्डिंग करते वक्त जो होता है, क्योंकि जो होता है ना हीट जो है बहुत तेज़ी से लूज़ करता है, तो उसमें कुछ रुइन पार्ट्स या स्क्रैप पीसेस आ जाते हैं, तो फिर रीवर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तभी जो है बहुत सारी कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो है रेयरली यूज़ किया जाता है, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई है, वहाँ पे रेयरली यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसी तरह ये एक और भी इसका ड्रॉबैक है कि इस पे स्मजेस के से प्रोन होता है कि स्मजेस और फिंगरप्रिंट वगैरह जल्दी छोड़ देता है ये। ओके, नेक्स्ट स्लाइड।
तो मेजर पार्ट था कि मेरे यूजेस जो बताए गए थे कि मैं यूजेस भी इसके डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन मैंने यूजेस को इस तरह ऑर्गेनाइज कर दिया कि मैंने उसको जो है टाइप्स के बेस पे कर दिया। जैसे क्योंकि हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप के जो है स्टेनलेस स्टील होते हैं, तो हर स्टेनलेस स्टील अलग एप्लीकेशन और यूजेस पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल ऑस्टेनेटिक जो होता है हमारे पास, वो आर्किटेक्चरल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो रहा होता है, और फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट वगैरह के लिए, और किचन सिंक्स जैसे मैंने बताया था, तो उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। फेरेटिक जो होता है हमारे पास ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट के लिए यूज़ हो रहा है, और हॉट वाटर टैंक्स के लिए यूज़ हो रहा है। और ड्यूप्लेक्स जो कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील होता है, इसके अंदर हीट एक्सचेंजर्स वगैरह और डिसैलिनेशन प्लांट्स हो गए हमारे, मरीन एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा है। इसी तरह से मार्टेंसिटिक जो होता है हमारे पास, वो नाइफ ब्लेड्स में यूज़ होता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, शाफ्ट्स, स्पिंडल्स एंड पिन्स, ये इन और वगैरह और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लिमिटेड कर दिया थोड़ा सा जितना मैं बता सकता था, तो या वहाँ यूज़ होता है। और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील है, वो जो हो रहा है शाफ्ट्स, और जो हम लोग पंप्स और वॉल्व्स बनाते हैं उनकी शाफ्ट बनाने के लिए यूज। दैट इज ऑल, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन जनाब। अच्छा, नाउ ये पिक्चर्स we'll हैं, part कुछ the मैंने first अटैच question. कर दिए हैं यहाँ पे। Sorry. ये मैंने कुछ पिक्चर्स थी जो अटैच कर दिए हैं यहाँ पे, जिसमें जो यूजेस थे उसको मैंने दिखा ठीक दिया है, है यहाँ पे कि ठीक स्टेनलेस स्टील कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा दैट्स जी, ऑल। who will take the first question? Who will ask the first हमाद। question? Hamad, please continue. अमीन, तुमने कहा कि लाइक जी स्टेनलेस सारे स्टील्स के अंदर कोरोजन होती है बहुत हैवी किस्म की, राइट? तो स्टेनलेस स्टील्स में कोई कोरोजन नहीं होती। तो नहीं होती। बहरहाल लाइक इफ तो क्या तुम्हें लगता है कि लाइक स्टेनलेस स्टील्स हमें सारे जगहों पर इस्तेमाल करने चाहिए, और क्यों करने चाहिए, और क्यों नहीं होते अभी? मैंने एक और रीज़न दिया था कि वो एक्सपेंसिव बहुत है, इसका ड्रॉबैक है, तो हम लोग हर जगह यूज़ नहीं कर सकते ये। वैसे तो बहुत अच्छा करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल है, हमें यूज़ अगर अगर इतना एक्सपेंसिव और प्रोडक्शन में इतना मुश्किल नहीं होती हमें, तो हम यूज़ कर सकते थे किसी ऑल्टरनेटिव एज ऑल्टरनेटिव, लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से हर जगह यूज़ नहीं हो रहा है। Okay, Hamad, are you satisfied with the Yes. answer? सर लाइक एक और चीज़, अगर जैसे हम ब्रिजेस बनाते हैं, घर बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें अगर हम बनाते हैं, तो उसके अंदर हम जो रेगुलर स्टील्स यूज करते हैं, डोंट यू थिंक अगर हम स्टेनलेस स्टील यूज करेंगे तो क्या उससे लाइफ बढ़ जाएगी, या लोगों की लाइफ सेव होने का चांस हो जाएगा कि आपका स्टील यस, करोड नहीं होगा? क्या हमारे पास दूसरी क्योंकि स्टेनलेस प्रॉपर्टीज स्टील होती की है कोरोजन रेजिस्टेंस की? स्टेनलेस स्टील की कोरोजन रेजिस्टेंट के अलावा इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम लोग इसको आर्किटेक्चरल यूज में, तो वैसे यूज़ होता है आर्किटेक्चरल पर्पसेस के लिए, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इस वजह से इसको वहाँ यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके जो होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उनको, रॉड्स वगैरह क्रिएट करते हैं इसकी, क्योंकि तो उसमें स्ट्रेंथ होती है स्टेनलेस स्टील की, एक इसका बेनिफिट है, तभी मैंने इसको भी शो किया इस प्रेजेंटेशन में। Okay जी, next question please. क्या हो गया भाई, सो गए क्या सारे लोग? हमाद के और प्रेजेंटर के अलावा 18 आदमी आप मौजूद हैं, मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। Anybody? No question? नो सर। अच्छा अच्छा, देखिए अमीन, आपने जो बातें बताई ना, पहली बात जो आपने इसके अंदर बहुत अच्छी Yes, sir. प्रेजेंटेशन आपने की है, बड़ी अच्छी नॉलेज दी है आपने, लेकिन 2-3 चीजों के अंदर जरा आपको जरा यू कुड हैव एक्सप्लेन इट बेटर। नंबर 1, क्रोजन रेजिस्टेंट क्यों आता है? ठीक है, क्रोजन क्यों आता है कि क्रोमियम जो है वेरी रिएक्टिव टू ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम Yes. की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन की तरफ जो है आयरन से बहुत ज्यादा होती है। तो जब आप 12% या 14, 18, 20 जो भी आप क्रोमियम डालते हैं, Yes. तो क्रोमियम जो होता है वो Cr2O3 ये कंपाउंड होता है, क्रोमियम ऑक्साइड, वो उसकी एक लेयर बना Chromium देता है oxide. जी, Yes. Cr2O3 उसकी एक लेयर बन जाती है, और ये इनविजिबल लेयर होती है, माइक्रोन्स के अंदर होती है, आपको Yes, नजर sir, नहीं आ ये सकती, इनविजिबल होती है। इनविजिबल लेयर है, और वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये नहीं क्रोजन नहीं Yes, sir, होता मैं इसके बताया था अंदर, ये। हाँ आपने बताया था, लेकिन Cr2O3 हम्म, इसको प्रोटेक्ट करता है। एक जो आपने सबसे इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप भूल गए,
वो ये है कि जितनी भी एसिड इंडस्ट्री, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरर हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी हैं, इवन बास केमिकल जो होते हैं बड़े रिएक्टिव होते हैं आयरन के साथ। अगर आप नॉर्मल जो API सही। 650 के ऊपर अगर अपने टैंक्स बनाए ना लिक्विड स्टोरेज के लिए, हम्म, तो वो बड़े रिएक्टिव होते हैं। तो उनके लिए आप सही। केमिकल्स के लिए आप स्पेशल केमिकल्स को, ज़ाइलिन वगैरह दूसरे जो होते हैं, उनके लिए इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील। और एक थोड़ा-सा सही। आपने क्या मैं कहूँ कि आपने खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। पहली स्लाइड के अंदर आप कह रहे हैं कि ईज़ी टू फैब्रिकेट। नाउ व्हेन यू कंसीडर फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन के अंदर पहला कंपोनेंट जो आपके सामने आता है, एक आप उसकी कटिंग करेंगे, 2 आप उसको यानी ब्लो ड्रायर से कट करेंगे, नंबर 3 मुख्तलिफ पार्ट्स को आप जॉइन करेंगे, वेल्डिंग वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग तो होती है आप कह रहे हैं, हम्म, एक जगह आपने कहा है ईज़ी टू फैब्रिकेट, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप कह रहे हैं डिफिकल्ट टू वेल्ड। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे बैलेंस स्टेटमेंट देना चाहिए। ये आप मतलब प्रेजेंटेशन में कोई खराबी नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यस क्या सर, चीज नहीं आप नहीं कोई बेहतर बात कर नहीं, सकते मैं हैं। समझ गया। ये 2 यस स्लाइड्स सर, के ऊपर एकदम से कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। यस सर, इजी टू समझ फैब्रिकेशन गया। से जो कॉन्सेप्ट जहन में आता है ना, वेल्डिंग के बगैर फैब्रिकेशन होती नहीं है। यस सर, होती नहीं है। When you say सही। this product या ये जो product है स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये उसके लिए अच्छा है, तो अगली स्लाइड पे आप कह रहे हैं इट इज डिफिकल्ट टू वेल्ड। तो अच्छा, सबसे अच्छी बात जो आपने बताई है कि हमाद के सवाल का मैं जवाब दे दूं कि हम घरों में क्यों नहीं इस्तेमाल करते। हमाद सबसे बड़ी चीज जो होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपको एक यूज क्या चाहिए घर बनाने के लिए, जो आपको स्टील चाहिए होता है, वो आपका प्लेन कार्बन स्टील चल सकता है। और उसके अंदर अगर खास तौर पे अपनी टेक्निक्स आई ना, प्री उसको ट्विस्ट कर देते हैं, ट्विस्टेड स्टील को हम कहते हैं कि आपको प्री स्ट्रेस करके आपने डाल दिया, और उसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो किसी भी घर की लाइफ जो होती है ना 35-40 साल से ज्यादा नहीं होती। तो वो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है 35-40 ईयर्स रेजिस्ट करेगा। दुनिया में कॉन्सेप्ट जा रहा है लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर। तो आप उसके अंदर ये हाई कॉस्ट का, इसकी कॉस्ट में और उसकी कॉस्ट में देयर इज सब्सटेंशियल डिफरेंस। तो यू कांट यूज इट फॉर जनरल पर्पसेस ना, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर आप कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल मतलब आप कोई स्टील मिल से या ब्लास्ट फर्नेस से बल्क के अंदर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे। वो जो स्टील होता है जो घरों के अंदर यूज करते हैं, घर बनाने के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो एक डिफरेंट टाइप का होता है, उसको आप वहां पे यूज करें। So I hope it is clear. Very good यस सर, presentation, but it's not थैंक यू सर। perfect नहीं है. So you will be losing about ओके सर, 0.25 out of your 5 numbers. Okay. मैंने आपको ओके कल सर। एक बात कही थी कि बेंचमार्क जो है हमाद ने, गालिब ने और एक और, मैं नाम में मेरी बदकिस्मती है कि आपके चेहरे मेरे सामने नहीं है, मैं नाम भूल जाता हूँ। सर अब्दुल बासित। बासित। और ये 3-4 प्रेजेंटेशन जो हुई हैं जिनको मैंने 5 दिया, अगर मैं आपको 5 दूं तो आई विल बी अनफेयर टू दैट। तो आई विल बी डिडक्टिंग ओके 0.25 सर, फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन, योर नंबर्स। तो तो बट इट वाज ब्यूटीफुल। ओके, तो हु विल बी द नेक्स्ट, थैंक यू मुझे सर। बता दें ताकि मैं वही प्रेजेंटेशन लगाऊं। कंबर साहब आ गए? जी सर, मैं आ गया हूँ। अस्सलाम जी, वालेकुम। मैं आपकी, वालेकुम सलाम, मैं आपकी प्रेजेंटेशन लगा रहा हूँ। जी कंबर साहब, बिस्मिल्लाह। इसको मैं जी पावर सर, पॉइंट मेरा को टॉपिक है हेडफील्ड स्टील। जी कंटिन्यू करें आप। सर आप इसको स्लाइड शो पे लगा रहे लगा दिया मैंने। हैं? ओके सर, मेरा टॉपिक है हेडफील्ड स्टील। तो इसको इन्वेंट आगे कीजिएगा। और ये इन्वेंट हुआ है 1882 में। इसमें 13% मैग्नीज और 1.2% कार्बन होता है। New class of modern high manganese steel contain 18 to 30% manganese and 0 to 0.7% carbon and up to 1 to 2% Al and Si। सर आगे कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। एल क्या होता है भाई? एल किसका एब्रीविएट है? सर एल्यूमिनियम। ओके, और एसआई? चलें, मैंने स्लाइड सर चेंज कर दी है। हेडफील्ड स्टील की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें, जी सर, हेडफील्ड स्टील की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर। इट इज अ हार्ड इट is a work hardening steel and more impact and abrasion
it gets, the harder the surface becomes. Steel stays ductile underneath, only friction properties and non-magnetic. सर इसमें लो फ्रिक्शन प्रॉपर्टी होती है, नॉन मैग्नेटिक होता है. तो ये स्टील स्टे करता है डक्टाइल, लेकिन सिर्फ सरफेस लेयर हार्डन करता है. और इट वर्क हार्डनिंग स्टील एंड मोर इम्पैक्ट. तो ये वर्क हार्डनिंग स्टील करता है और इम्पैक्ट करता है एब्रेशन पे. गेट्स द हार्डर द सरफेस बिकम्स, और सरफेस सर हार्ड हो जाती है. तो केमिकल कंपोजिशन एक चार्ट से शो की हुई है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी चार्ट से शो की हुई है कि इसमें कितना वेटेज है. एलोंगेशन परसेंटेज Next उसकी slide. बहुत हाई दिखा रहे हैं आप, 40% एलोंगेशन है इसकी. चलें. एप्लीकेशन ऑफ हेड फील्ड स्टील्स है सर, रेल्स में काम आता है, मिलिंग हैमर, व्हील ऑफ टैंक, मैट्रिक्स ऑफ एमएमसीज, एक्सकेवेटर बकेट और मैकेनिकल टूल्स में सर ये काम आता है. ओके. सर ये इसका फेस डायग्राम ऑफ हाई मैग्नीज हेड फील्ड का सर फेस डायग्राम है. इसमें वेट परसेंट ऑफ कार्बन होता है सर 0 to 1800 तक हम इसको लेके जाते हैं. और सर इसकी माइक्रो स्ट्रक्चर्स में गिवन है, जिसमें फेराइट वगैरह को मैंने शो किया हुआ है. ओके. नेक्स्ट स्लाइड की. रिजल्ट एंड डिस्कशन है सर. इसमें हार्डनेस का एक फ्लो चार्ट है, और एक हमने इसको सैंपल में लिया हुआ है नो इम्पैक्ट लोड और इम्पैक्ट लोड में. तो सर इसको इसमें डिफाइन किया हुआ है. भाई अच्छा. नेक्स्ट स्लाइड की. सर इसका कंक्लूजन देखें तो हेडफील्ड स्टील इज अ नॉन मैग्नेटिक अलॉय मेड अप ऑफ आयरन 1 to 1.48% carbon and 10 to 14% manganese, which has a very good resistance to abrasion. The first authentic manganese steel containing about 1.28% carbon and 12% manganese was produced by Robert Hatfield in 1882. ठीक है जी. अच्छा जी. Who will ask the first question? सर अब्दुल बासित. जी बासित प्लीज. कौन सी स्लाइड पे जाऊं सर मुझे ये भी बता दीजिए. सर सबसे फर्स्ट स्लाइड पे आ जाए इनकी, तो ये सबसे पहले यहाँ उनकी रॉबर्ट जी. हेडफील्ड की तस्वीर है. सर इससे भी फर्स्ट ओके. जो इंट्रोडक्शन है इनका, जी. फर्स्ट स्लाइड. ये फर्स्ट स्लाइड तो यही वाली है. ये वाली आप बात कर रही हैं. सर इसके नहीं यही थी सर, पीछे जो लगाई आप. ये जो है सर सबसे नहीं सर, ये पीछे जो है तस्वीर तस्वीर वाली नो, दिखा रहा हूं. नाम वाली स्लाइड, वही तो लगाई नाम हुई है वाली मैंने, नाम वाली. नहीं कंबर के नाम वाली. अच्छा कंबर ये ली है. यस सर. यार जी. सर सबसे पहले इनकी मिस्टेक इनकी पहले ही स्लाइड में है कि इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक करी हुई है. हेड फील लिखा हुआ है इन्होंने, डी नहीं है. ठीक है. गुड. ठीक है सर. नंबर 1. ठीक है. वेरी गुड. शाबाश. और सर दूसरी इनकी गलती ये है कि जब इन्होंने फेस डायग्राम बताई तो इन्होंने बोला कि लेट मी गो टू फेस वगैरह डायग्राम ना, ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें. जी. Yes, sir. ये कुछ बता रहे थे कि 0 to 1800 तक समथिंग जाते हैं और वगैरह वगैरह इन्होंने यूज किया वर्ड. तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा सर, वगैरह वगैरह, क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर टू दी पॉइंट बंदे को बात करनी चाहिए, और ये वगैरह वगैरह तो सर एक ऑकवर्ड वर्ड है. वेरी गुड. वेरी गुड. चलें. और ठीक है सर. सर एक और चीज सर, ये हमाद बोल रहा जी हूँ. हमाद. सर माइक्रो स्ट्रक्चर लिखा है, लेकिन माइक्रो स्ट्रक्चर तो नहीं है ये. सही कह रहे हैं आप. और सर पीछे वाली स्लाइड पे जाएं सर, इससे पीछे पीछे. इससे भी हाँ पीछे. सर, इसमें इन्होंने लिखा है कि इम्पैक्ट एंड एब्रेशन इट गेट्स द हार्डर द सरफेस बिकम्स. लाइक इसकी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा चाहूंगा, लाइक क्या है ये. जी भाई कमर साहब, रिपीट करना अपना क्वेश्चन प्लीज. वो ये कह रहे हैं कि इम्पैक्ट और अब्रेजन आपने कहा है कि दोनों होती हैं.
If it is work hardening, it is a work hardening steel and more impact in abrasion, it gets harder, the surface becomes. ये करें कि ये सेंटेंस के अंदर कोई चीज, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज कोई मिसिंग है, तो विल यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू हिम, ये पूछ रहे हैं। सर ये वर्क हार्डनिंग स्टील है सर, मतलब ये बहुत ज्यादा हार्डनिंग वर्क के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे हमारी रेल की पटरियां होती हैं। और सर इसमें इम्पैक्ट एंड एब्रेजन, सर मतलब इसको इतना इम्पैक्ट और इस पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर हम ज्यादा लोड भी दे दें या फिर इस पे कोई हैवी काम कर लें। Ahmad, sorry, Ahmad, I don't think you will be satisfied with this reply. I नहीं don't सर, think so. बिल्कुल भी नहीं। I don't think so. So do I. अच्छा, चले, पहली बात, मैंने पहली प्रेजेंटेशन किससे करवाई थी? आई थिंक आफरीदी साहब ने प्रेजेंटेशन की थी रेलवे ट्रैक के ऊपर, इफ आई रिमेम्बर Right, sir. करेक्टली। मेरी यादाश्त में तो, चूंकि आपके चेहरे सामने नहीं है तो मैं यादाश्त से बोल रहा हूँ। एम आई करेक्ट? आफरीदी साहब आप मौजूद हैं? आफरीदी साहब आप मौजूद हैं? अगर आप लोगों से में से जो मौजूद थे हसन आफरीदी के प्रेजेंटेशन में, जो कि उन्होंने रेलवे ट्रैक पे की है, उन्होंने जो हमें बताया था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने हमें ये बताया था कि उसमें जो स्टील, रेलवे ट्रैक का स्टील यूज होता है, उसमें अप टू 1.2% तक कार्बन होती है और मैग्नीज की परसेंटेज इतनी हाई नहीं होती, 1 to 2% मैग्नीज होता है, लो मैग्नीज का वो स्टील होता है। रेलवे ट्रैक के अंदर कोई बहुत ही कोई अगर एसेंशियल हो, क्योंकि ये जो है ना, जो आपने इसका यूज बताया ना रेलवे ट्रैक का, इट इज नॉट ए कॉमन रेलवे ट्रैक मटेरियल, ये उसके अंदर यूज नहीं होता। कोई स्पेशल एप्लीकेशन, अगर कोई कहीं ऐसा कोई ट्रैक हो जिसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा हो, एक पर्टिकुलर पट्टी के ऊपर, या कोई कोई ब्रिज है जिसको आपने, उसके ऊपर से रेल गुजर रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप वहां लगा दें तो लगा दें, लेकिन जनरली जो रेलवे की जो होती है वो उसके अंदर ये यूज नहीं होता। अच्छा, इसमें जो है ना, अंबर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, और बाज़ औक़ात जो है सच बहुत कड़वा होता है, बट आई हैव टू गिव यू ऑनेस्ट फीडबैक, वरना मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ जिस काम के लिए मुझे अल्लाह ने ये दिया है, ये अल्लाह की तरफ से मेरे पास ये आया है काम, वरना हो सकता है कभी जिंदगी में मेरी आपकी मुलाकात ना होती, बात ना होती। शायद ये मुझे एक मौका मिला है कि आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली ला सकूं, आपको कुछ गाइड कर सकूं, जो जिंदगी ने मुझे सिखाया मैं आपको सिखा सकूं। पहली जी बात, दिस इज वाज योर सेकंड चांस, ठीक है जी। पहली प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं थी, आई गेव यू अ सेकंड चांस एंड आई एक्सपेक्टेड यू टू कम अप टू विद अ बेटर प्रेजेंटेशन, बट आई एम डिसअपॉइंटेड टू से द लीस्ट, ठीक है ना। मैं कल, अगर आपने प्रेजेंटेशन देखी हो जो कल हुई थी, या उससे पहले जो की बासित ने की या गालिब ने की, वो प्रेजेंटेशन आपके सामने एक बेंचमार्क मौजूद है और मैं आपसे कोई चीज नहीं छुपा रहा, इधर खत्म होती इधर मैं अपलोड कर देता हूँ। अगर आप उन प्रेजेंटेशन को एक नजर देख लेते कि ये इन्होंने क्या प्रेजेंटेशन की है, आपको बनाने में बहुत आसानी हो जाती। दूसरी बात, आप इनकी वीडियो सुन लेते, इन्होंने जो अपनी वीडियोस की एक्सप्लेनेशन की है, उसमें जितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन किया है, उससे मुझ जैसे आदमी को भी फौरन पता चल जाता है कि इस बच्चे ने तैयारी करते वक्त जो है टाइम लगाया, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स, कि आपको जब कोई असाइनमेंट दिया गया उसकी जाके आप रिसर्च करें, देखें, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द क्वेश्चन व्हिच कैन अराइज आफ्टर द प्रेजेंटेशन। आई एम रियली रियली सॉरी कि यू हैव डिसअपॉइंटेड मी। सेकंड अटेम्प्ट में भी आपकी प्रेजेंटेशन मेयार पे नहीं उतर रही है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स जो है ना डिस्टॉर्टेड है, बहुत सारी चीजें आपने डाल दी हैं, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि क्या है इसके अंदर ना, आपने क्यों डाली है इसके अंदर। अब आपने देखिए ये केमिकल कंपोजिशन बताई, अगर आपकी जगह मैं होता या कोई और होता, वो एक्सप्लेन करता कि यहाँ पे मैग्नीज का रोल क्या है, यहाँ कार्बन और मैग्नीज मिलकर क्या कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आप आगे जाके कहीं आपने बात की, मार्टेनसाइट की बात की, वर्क हार्डनिंग से मुराद क्या होती है। आपने एक स्टील बना के एक एप्लीकेशन में लगा दिया, जैसे जैसे उसके ऊपर डंडे पड़ रहे हैं, जैसे जैसे उसके ऊपर पत्थर आ रहे हैं, जैसे जैसे उसके ऊपर हैमरिंग हो रही है, इंस्टेड ऑफ लूजिंग स्ट्रेंथ इट गेन्स स्ट्रेंथ, दैट इज वर्क हार्डनिंग। आप जितना उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जितना उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता जाता है विद द, ये उसी तरीके से है ना, जो जियोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो, कि जब मैंने पहले भी मिसाल दी थी, कोयला और हीरा एक ही चीज है, दोनों का कार्बन का स्ट्रक्चर है, लेकिन एक के ऊपर अगर प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो अपनी केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है, वो हीरे में बन जाता है, दूसरा भट्टी के अंदर जल के या अंगीठी में जल के या तिक्के कबाब आप खा लेते हैं उसके ऊपर। दोनों चीजें एक है, केमिस्ट्री दोनों की एक है, लेकिन तो वर्क हार्डनिंग जो होती है ना, वो बिल्कुल एक डिफरेंट है, इसका हीट ट्रीटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं।
आपने एक चीज बनाई, मिसाल जैसे आपने मिसाल दी ना, देखिए आपने खुद बड़ी अच्छी मिसाल दी है, ये एक्सकेवेटर का बकेट है। अब ये जब कास्ट किया गया है, इसकी मशीनिंग करके इसको बना दिया गया है, इसका कोई हीट ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जब ये पत्थर उठाएगा, रॉक्स के अंदर जाएगा, वो इससे टकराएंगी, तो वो टकराने से, इम्पैक्ट से इसके माइक्रोस्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आएंगी। दैट इज वर्क हार्डनिंग। तो आपने इसकी बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, ठीक है ना। मैं मायूस हुआ हूँ, और मैं ऑनेस्ट आपको फीडबैक दे रहा हूँ कि मैं बेंचमार्क सेट कर चुका हूँ भाई, मैं अपने बेंचमार्क से नीचे नहीं आ सकता। एंड इफ आई रेट यू हायर, देन आई विल बी डूइंग डिसऑनेस्टी। एक आपको हदीस मुबारक सुना दूं मैं, ताकि आपको बड़ा क्लियर हो जाए इस बात का कि मैं जब भी हदीस कोट करता हूँ ना, बड़े एहतियात के साथ कोट करता हूँ, कि कोई मेरी ज़बान से कोई गलत अल्फाज ना निकल जाए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसका मफ़हूम ये है, एक्चुअल अल्फाज मुझे याद नहीं रह सकते, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि जुल्म किया और अदल किया, तो आपने बड़ा मुख्तसर से जवाब दिया है कि किसी चीज़ को उसके सही मकाम पे रख देना अदल है, उस चीज़ को उसके सही मकाम पे ना रखना जुल्म। तो भाई मैं अपना शुमार ज़ालिमीन में से नहीं कराना चाहता। अगर इफ आई रेट यू, जो मैंने 4-5 लोगों के नाम लिए हैं, ये मेरे कोई अजीज़ नहीं, मैंने इनकी कभी शक्लें भी नहीं देखी, आवाज़ यहीं पे सुनता हूँ मैं। आप अपने आप को बेहतर बनाएं। यू लैक यू लैक इन रिसर्च कैपेबिलिटीज, यू लैक इन प्रेजेंटिंग। और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने कोलीग से हेल्प लेता कि भाई ये मेरे पास है, मैं यहाँ पे, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। एंड देयर इज नो हार्म इन टेकिंग हेल्प, देयर इज नो हार्म। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं किसी कोलीग को कहता कि भाई जरा जूम पे आ जाओ, मैं ये प्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे बताओ मेरे अंदर क्या कमी है। दैट इज हाउ यू इम्प्रूव। जी सर। ये मैं आपको ये दे रहा हूँ। और आई एम सॉरी, पहले टेस्ट के अंदर जो कुछ मजा नहीं आया मुझे बिल्कुल। एंड अच्छा भाई, मेरे पास इस वक्त 5 मिनट रह गए, मैं लॉग आउट हो रहा हूँ। ये वीडियो सेव करने के बाद जैसे ही ये वीडियो कन्वर्ट होगी ना, आई विल कम बैक, तो प्लीज डोंट गो अवे। ओके, मिलते हैं वक्फे के बाद।